नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री विवेक क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लेकर आ गए फाइनली एनुअल एग्जामिनेशन पेपर 2026 के लिए इंग्लिश विषय का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस पेपर क्लास 7th के विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए विद्यार्थियों, इस पेपर को हल करना हम स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इस पूरे प्रोसेस को सही ढंग से समझने की कोशिश करें। विद्यार्थियों, एग्जाम में आपको पेपर हल करने के लिए टाइम मिलेगा 2.5 घंटे का, और ये पूरा पेपर आपके 70 अंकों का रहने वाला है। वैसे ये अलग अलग स्कूलों में अलग अलग अंकों का हो सकता है, लेकिन इनका सिलेबस है वो सेम रहेगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम सेक्शन फर्स्ट से, जो आपके रीडिंग से रिलेटेड रहने वाला है, और ये पूरा सेक्शन आपके 15 अंक का रहेगा, जिसके अंतर्गत आपको 2 इम्पोर्टेंट पैसेज सॉल्व करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जिसमें लिखा गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। यानी यहाँ पर दिए गए पैसेज को सही ढंग से आपको पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के आंसर करने हैं। एग्जाम में भी आपको पहले पैसेज को पढ़ना है, यहाँ पर भी हम आपको पैसेज को पढ़कर समझाते हैं। तो शुरुआत इसकी करते हैं। द किंग वेंट अप टू द हरमित एंड सेड। हरमित का मतलब होता है साधु और किंग का मतलब होता है राजा, आप जानते ही हैं। तो राजा है वह हरमित के पास गया, यानी साधु के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हरमित यानी बुद्धिमान साधु, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, यानी 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। जिसमें पहला क्वेश्चन था उसका कि हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे सीख सकता हूँ, टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, यानी सही समय पर सही काम करना मैं कैसे सीख सकता हूँ। और उसका दूसरा क्वेश्चन था राजा का, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, यानी मुझे किन लोगों की सर्वाधिक जरूरत है, किन लोगों की मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन था एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अफेयर्स का मतलब होता है कार्य, यानी वे कौन से कार्य हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में लिखा गया कि द हरमित लिसन टू द किंग, यानी राजा की बातों को हरमित ने सुना, बट स्पोक नॉट, लेकिन कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, यानी उसने खोदना जारी रखा। द किंग सा द हरमित, राजा ने हरमित को देखा। वॉज ओल्ड, जो बूढ़ा था, एंड वीक और कमजोर भी। एंड एज ही वर्कड, और कार्य करते समय, ही ब्रीथड हेविली, और जोर जोर से वो सांसें ले रहा था कार्य करते समय। अब इस क्वेश्चनों के आंसर हम करते हैं जो पैसेज के अंदर से पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, वाई डिड द किंग गो टू द हरमित, यानी राजा हरमित के पास क्यों गया। तो इसका आंसर हम करेंगे, द किंग वेंट टू द हरमित टू सीक आंसर टू हिज 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द वाइज मैन, यानी राजा है वो हरमित के पास 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए गया था। तो इसके आंसर मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं ताकि आपको समझने में और भी आसानी रहे। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द फिजिकल कंडीशन, यानी शारीरिक कंडीशन बतानी है आपको, ऑफ द हरमित एज मेंशन इन द पैसेज, यानी इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि उस हरमित की फिजिकली शारीरिक कंडीशन कैसी थी। तो हमने पढ़ा है पैसेज के अंदर कि वो बूढ़ा और कमजोर था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द हरमित वाज ओल्ड एंड वीक, यानी हरमित बूढ़ा और कमजोर था। ही वॉज ब्रीथिंग, वह जोर जोर से सांसें ले रहा था, हेविली। एज ही वाज बिजी डिगिंग द ग्राउंड, यानी जब वो ग्राउंड खोद रहा था तब जोर जोर से सांसें भी ले रहा था, मतलब हाँफ रहा था, कहने का मतलब। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द 3 क्वेश्चन दैट द किंग वांटेड टू फाइंड आंसर फॉर, यानी राजा के वो 3 क्या प्रश्न थे जिनके वो आंसर जानना चाहता था। तो आपको पता ही है, आपने पैसेज में देखे हैं इसके आंसर कि क्या क्वेश्चन थे उस किंग के। तो इसके क्वेश्चन क्या क्या थे। फर्स्ट क्वेश्चन था उसका, हाउ टू लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, यानी सही समय पर सही कार्य करना कैसे सीख सकता है। और सेकंड उसका क्वेश्चन था, हु आर द पीपल ही नीड द मोस्ट, यानी उनके लिए सर्वाधिक यानी सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन हैं। और उसका तीसरा क्वेश्चन था, व्हाट अफेयर्स यानी वर्क आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कौन सा कार्य है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन, यानी पैसेज के अंदर से आपको एक मीनिंग ढूंढनी है जिसका अर्थ होता है आपके इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान।
तो पैसेज के अंदर हमने एक मीनिंग देखी है जिसका अर्थ भी बुद्धिमान होता है, वो स्पेलिंग है वाइज, है ना। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है राइट द ओपोजिट ऑफ द वर्ड। आपको ओपोजिट वर्ड देना है स्ट्रॉन्ग का, है ना, पैसेज के अंदर से। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, ताकतवर। तो कमजोर को हम बोलते हैं वीक, जो स्पेलिंग हमारे ये पैसेज के अंदर आई हुई है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ओपोजिट वीक, और ओपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द। अब हम पैसेज सेकंड को पढ़ेंगे, जो लिखा गया है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी आपको इन क्वेश्चनों के आंसर करने हैं इस पैसेज को सही ढंग से पढ़ के। तो इसको भी हम पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद में आंसर करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि नेचर इज अवर ग्रेटेस्ट टीचर एंड प्रोटेक्टर। यानी जो नेचर यानी प्रकृति है वो हमारे आदर्श गुरु हैं, बड़े गुरु हैं, और हमारे रक्षक भी हैं। प्रोटेक्टर का मतलब रक्षक। उसके बाद में अमंग ऑल थिंग्स इन नेचर, यानी प्रकृति की सभी चीज़ों से भी महत्वपूर्ण, ट्रीज आर द मोस्ट हेल्पफुल। यानी जो पेड़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। प्रकृति की सभी चीज़ों में जो पेड़ हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं। दे प्रोवाइड अस विद फ्रेश ऑक्सीजन। प्रोवाइड यानी प्रदान करना, यानी जो पेड़ हैं वो हमें फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं। विच इज एसेंशन फॉर आवर लाइफ, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक हैं। ट्रीज आल्सो एक्ट एज अ होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। यानी जो पेड़ हैं वो एक घर के रूप में भी काम करते हैं। किसके घर बनाने के लिए? एनिमल्स और बर्ड्स के लिए। यानी पेड़ हैं वो पक्षियों और जानवरों के घर के रूप में भी कार्य करते हैं। यानी काफ़ी पक्षियों के और जानवरों के घर पेड़ होते हैं। ड्यूरिंग द हॉट समर डेज, यानी गर्मियों के समय में, दे ऑफर अस कूल शेड, यानी गर्मियों के समय में वो हमें ठंडी साया देते हैं। एंड कीप द इन्वायरमेंट प्लीजेंट, और वो मौसम को, हमारा जो इन्वायरमेंट है यानी पर्यावरण है हमारा, उसको वो रखते हैं प्लीजेंट, यानी सुहाना रखते हैं। उसके बाद में हम इसको आगे पढ़ते हैं। नॉट ओनली दिस, केवल यही नहीं, ट्रीज गिव अस डिलीशियस फ्रूट्स, यानी पेड़ हैं वो केवल हमें यही नहीं देते, इसके साथ में वो हमें फल देते हैं, मेडिसिन्स यानी औषधियाँ देते हैं, एंड वुड टू बिल्ड आवर हाउस, और हमारे घर बनाने के लिए वो लकड़ियाँ भी देते हैं। वी शुड नॉट कट ट्रीज अननेसेसरीली, यानी हमें बिना आवश्यक, बिना कारण के पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। इंस्टेड वी मस्ट प्लांट मोर सैपलिंग टू सेव आवर अर्थ, यानी हमें और भी ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। सैपलिंग का मतलब पौधे लगाना। टू सेव अर्थ यानी पृथ्वी को बसाने के लिए। एंड कीप इट ग्रीन, और इसको हरा रखने के लिए। एंड ब्यूटीफुल फॉर एवरीवन, और सभी के लिए इसको सुंदर बनाने के लिए। अब हमने इस पैसेज को सही ढंग से कवर कर लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब हम इसके आंसर करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू ट्रीज हेल्प अस ड्यूरिंग द हॉट समर्स डे। यानी हाउ यानी कैसे, ट्रीज यानी पेड़, हेल्प यानी मदद करते हैं, अस यानी हमारी, ड्यूरिंग यानी के दौरान, द हॉट समर डेज यानी गर्मियों के दिनों में। तो पेड़ हमें गर्मियों के दिनों में ठंडी साया देकर हमारी मदद करते हैं। तो इसका आंसर हम करेंगे ड्यूरिंग द हॉट समर डेज ट्रीज ऑफर अस कूल शेड एंड कीप द इन्वायरमेंट प्लीजेंट। यानी पेड़ हैं वो हमें गर्मियों के दिनों में ठंडी साया देते हैं और हमारे पर्यावरण को सुहाना रखते हैं, मतलब ठंडा रखते हैं। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है मेंशन एनी 4 थिंग्स, यानी आपको कोई 4 वस्तुओं के नाम बताने हैं दैट वी गेट फ्रॉम द ट्रीज एज मेंशन इन द पैसेज। यानी पैसेज के अंदर जो भी वर्णन हुआ है उसमें से आपको बताना है कि पेड़ हमें कौन सी 4 वस्तुएं देते हैं। तो हम पेड़ों से क्या प्राप्त करते हैं? वी गेट फ्रेश ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। डिलीशियस फ्रूट्स यानी मीठे और स्वादिष्ट फल। मेडिसिन्स यानी औषधियाँ, दवाइयाँ। एंड वुड और लकड़ी। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर है 3rd। हाँ, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू प्लांट मोर सैपलिंग, यानी हमें और भी ज़्यादा पौधे लगाने क्यों ज़रूरी हैं, क्यों आवश्यक हैं। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्लांट मोर सैपलिंग, हमें बहुत पौधे लगाने और भी आवश्यक हैं टू सेव आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी को बसाने के लिए। एंड कीप इट ग्रीन एंड ब्यूटीफुल फॉर एवरीवन, प्रत्येक के लिए, इस पृथ्वी को बसाने के लिए, इसको हरा रखने के लिए और सुंदर बनाए रखने के लिए हमें और भी पौधे लगाने की आवश्यकता है। उसके बाद में 4th क्वेश्चन है गिव 1 वर्ड, आपको 1 वर्ड देना है, मतलब एकल शब्द फ्रॉम द पैसेज, यानी पैसेज के अंदर से।
तो हमारे ये सेंटेंस दिया गया अ यंग प्लांट, यानी एक जो युवा पौधा होता है उससे हम क्या कहते हैं, तो उससे हम कहते हैं सैपलिंग यानी पौधा। उसके बाद में है सेक्शन 2। जो सेक्शन 2 है विद्यार्थियों, वो आपके ग्रामर एंड वोकेबलरी से रिलेटेड रहने वाला और ये आपके 22 अंकों का है। तो तीसरा क्वेश्चन है क्रम वाइज मल्टीप्लाई शूज क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे मल्टीपल शूज यानी MCQ टाइप के क्वेश्चन हैं जो 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तीसरे का पहला क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड विथ अ डिफरेंट अंडरलाइन साउंड, यानी अंडरलाइन किया हुआ लेटर किस वर्ड में अलग ध्वनि देता है, इसकी आपको पहचान करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अंडरलाइन किया हुआ है ए को, तो हम इसे पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंस करेंगे तब हमें पता लगेगा। ग्लैड, ग्लेड, यानी यहाँ पर ए है वो ए की ध्वनि दे रहा है। ग्लेड, यहाँ पर इसे पढ़ते फादर, तो ए है वो आ की ध्वनि दे रहा है फादर। और यहाँ पर बैक और इसे हैंड। तो आपने देखा कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में ए ने ए की ध्वनि दी है, बट यहाँ पर बी है वहाँ पर ए ने आ की ध्वनि दी है। तो अलग कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन है जो हमारा अलग हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू गार्डन, यानी इनमें से कौन सा जो मीनिंग है वो गार्डन से रिलेटेड नहीं है, यानी इनमें से कौन सी वस्तु है, कौन है जो गार्डन से संबंध नहीं रखता है। तो ग्रास गार्डन से संबंध रखता है, फ्लावर यानी फूल भी गार्डन में होते हैं, रिवर यानी ये गार्डन का एक हिस्सा नहीं है क्योंकि ये प्रत्येक गार्डन में आपको देखने को नहीं मिलता है, बट ग्रास, फ्लावर और ट्री ये हमें नेसेसरी प्रत्येक जो गार्डन होता है उसमें देखने को मिलता है। बट सी ऑप्शन हमारा जो रिवर है वो प्रत्येक गार्डन में देखने को नहीं मिलता है, इसी कारण से सी डिफरेंट है। उसके बाद में थर्ड है मृदु गेव ब्लैंक ओल्ड पेयर ऑफ चप्पल्स टू द बेगर। यहाँ पर आपको यूज करना है विद्यार्थियों आर्टिकल, और आर्टिकल होता है ना वो इस रिक्त स्थान के बाद वाले वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको पढ़ते समय प्रथम अक्षर पढ़ते समय इसका जो भी हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय प्रथम अक्षर की ध्वनि कैसे निकलती है। तो प्रथम अक्षर की ध्वनि इसको हम पढ़ते हैं तो ओल्ड, क्या पढ़ते हैं हम, ओल्ड पढ़ते हैं। ओल्ड यानी पहला अक्षर है, प्रोनाउंस के समय में प्रथम अक्षर की ध्वनि हमारे स्वर से निकल रही है। ओल्ड ओ है वो एक स्वर है, इसी कारण से यहाँ पर हमारा आर्टिकल आ जाएगा एन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, गोपाल बॉट द फिश, यानी गोपाल ने मछली खरीदी, ब्लैंक नो वन आस्क्ड हिम अबाउट इट, लेकिन किसी ने इसके बारे में नहीं पूछा। तो यहाँ पर मैंने पहले से बोल दिया लेकिन, है ना, इसको यदि हम जोड़ेंगे वर्ड को तो कैसे बनता है, बट गोपाल बॉट द फिश, गोपाल ने मछली खरीदी लेकिन किसी ने उसके बारे में नहीं पूछा, लेकिन किसी ने उसके बारे में नहीं पूछा। तो लेकिन को हम इंग्लिश में बोलते हैं बट, तो यहाँ पर हमारे बट जो कंजक्शन वर्ड है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है निषाद इज 7 ईयर ओल्ड, एंड निषाद है वो 7 साल का है, लड़का है, ब्लैंक इज कॉल्ड 7, और उसे 7 कह के पुकारा जाता है। तो उससे यानी यहाँ पर जो निषाद है वह क्या है, एक लड़का है ना। तो जब हम पुल्लिंग के लिए सर्वनाम यूज करते हैं यानी प्रोनाउन यूज करते हैं तो निषाद के लिए प्रोनाउन आ जाएगा ही, यदि लड़की होती तो सी, और निर्जीव वस्तुएं होती या फिर पेड़ पौधे होते तो इट का प्रयोग करती। उसके बाद में हमारे क्वेश्चन नंबर है छठा, तीसरे का, वी ब्लैंक हेल्प द वीक एंड नीडी पीपल, यानी हमें जो कमजोर और जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये हमारा एक दायित्व है, कर्तव्य है। तो ऐसी स्थिति में जो हम मॉडल यूज करते हैं वो मस्ट मॉडल राइट रहता है ना। जो कर्तव्य होता है, हमारी ड्यूटी होती है, जो हमारा दायित्व होता है, ऐसे को दर्शाने के लिए मस्ट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है फिल इन द ब्लैंक एंड शॉर्ट ग्रामर। यहाँ पर भी शॉर्ट ग्रामर और ब्लैंक्स जो दी गई है, रिक्त स्थानें, इनकी पूर्ति करनी है। ये आपके 16 अंक का रहने वाला है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है चौथे का, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको राइट प्रीपोजिशन यूज करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है द कैट इज हिडिंग, यानी बिल्ली छुप रही है, ब्लैंक द बेड, यानी बेड है उस बेड के ऊपर छुपेगी बिल्ली या फिर बेड के नीचे छुपेगी या अंदर छुपेगी, कहाँ छुपेगी। तो यहाँ पर हमारे कोष्टक में 2 वर्ड दिए गए हैं, प्रीपोजिशन 2 दिए गए, ऑन और अंडर। तो अगर बिल्ली को छुपना है तो
ज़्यादातर लगभग 99.99% वो बेड के नीचे ही छुपेगी। तो यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन अंडर है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन है द एप्पल फेल, यानी एप्पल है वो गिरा, ब्लैंक द ट्री, यानी पेड़ से एप्पल गिरा। तो यहाँ पर हमारे ऑफ का मतलब तो होता है का की के, यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम यानी से। तो यहाँ पर हमारी कौन सा राइट प्रीपोजिशन है, फ्रॉम हो जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आपको वर्ब की सही फॉर्म है वो आपको लिखनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है द हर्मिट ब्लैंक डिग द ग्राउंड व्हेन द किंग अराइव्ड, यानी जब भी राजा वहां पहुंचा तब हर्मित है वो क्या कर रहा था, खोद रहा था, है ना। पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर डिगिंग जो हमने पैसेज पढ़ा था उसमें भी डिगिंग आया था, तो डिगिंग के साथ में वॉज वेयर आएगा क्योंकि हर्मित सिंगुलर है। तो इसी के कारण यहाँ पर वॉज आएगा और वॉज के साथ में आईएनजी लग जाएगा फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ हो जाएगा वॉज डिगिंग। इसका सेकंड क्वेश्चन है कि आई ब्लैंक राइट अ लेटर येस्टरडे, येस्टरडे वर्ड से हमें पता लग रहा है कि ये भी टेंस है, वो आपके पास्ट टेंस हैं, पास्ट टाइम टेंस हैं, है ना, भूतकाल समय की बात बता रहा है। तो इसी कारण से यह राइट है, इसका हमारे सेकंड यानी पास्ट फॉर्म आ जाएगी जो होती है रॉट। तो यहाँ पर आ जाएगा रॉट, है ना, आई रॉट अ लेटर येस्टरडे। इसका तीसरा क्वेश्चन यानी सी क्वेश्चन है ट्रीज ब्लैंक देयर लीव्स इन ऑटम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग आएगा। क्यों आएगा प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि जो भी पेड़ होते हैं, पेड़ की जो क्रिया है जैसे लीव्स ऑटम या फिर उसके छाया देने के लिए या फिर और ऑक्सीजन देने के, ये उसका एक रेगुलर कार्य, और रेगुलर कार्य होता है विद्यार्थियों वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग आता है। तो इसी कारण से ये जो वर्ब है सैड, ये सैड की सैड ही रहने वाली है। उसके बाद में है डी क्वेश्चन माय फादर ब्लैंक बी, जो हमारा एक वर्ब के रूप में दिया गया, अ ब्रेव सोल्डर, यानी मेरे पिताजी एक ब्रेव सोल्डर यानी बहादुर सैनिक हैं या थे। यहाँ पर हैं या थे दो पॉइंट बन रहे हैं। तो अधिकतर यदि पिताजी की बात कर रहे हैं तो क्योंकि सोल्डर की जो ड्यूटी होती है वो कम समय के लिए होती है, तो वो मतलब पास्ट टेंस के लिए ज़्यादा यूज होती है ना, कि भाई हमारे पिताजी थे वो एक ब्रेव सोल्डर थे, तो यानी जो पास्ट टेंस की बात हो जाती है ना। तो इसके अकॉर्डिंग भी है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसकी वर्ब यूज करेंगे वॉज, है ना। यहाँ पर यदि हम ईज लिखते हैं तो भी राइट होता है, लेकिन ईज यानी वो हमारे प्रेजेंट टेंस में ये बात बिल्कुल कम होती है, तो इसी कारण से यहाँ पर हमारे वॉज आ जाएगा, ठीक है। तो बी का जो पास्ट वर्ब है वो है वॉज, और प्रेजेंट वर्ब होती है वो ईज होती है। उसके बाद में हम इसको लिखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि राइट दी ओपोजिट जेंडर, आपको ओपोजिट जेंडर देना है ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहाँ पर जो भी वर्ड दिए गए हैं उनके ओपोजिट वर्ड आपको देने हैं, यानी लिंग बदल के देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट में है किंग, तो किंग का मतलब राजा, तो इसका विपरीत लिंग क्या हो जाएगा, क्वीन हो जाएगा, है ना। उसके बाद में अंकल का हो जाएगा आंट, और सन का हो जाता है डॉटर, और एक्टर का हो जाता है एक्ट्रेस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है राइट द ओपोजिट, यहाँ पर आपको ओनली फॉर ओपोजिट देना है। जैसे ओपोजिट जेंडर और ओपोजिट दोनों एक ही बात तो बताते हैं, वो उसका उल्टा ही बताते हैं, लेकिन ओपोजिट जेंडर में उसका लिंग बदलता है, और लिंग बदलेगा तो फिर वो विलोमी कहलाएगा। तो ओपोजिट जेंडर और ओपोजिट दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपको इसका ओपोजिट देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारे हैं स्पेलिंग जो है हमारे ब्रेव, ब्रेव का मतलब बहादुर होता है, तो कमज़ोर को हम वीक बोलते हैं या फिर क्वार्ड बोलते हैं। और टॉल का मतलब होता है लंबा, तो छोटे को हम बोलते हैं शॉर्ट। और उसके बाद में ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, तो इसका हमारे ऑपोजिट हो जाएगा अगली यानी गंदा। न्यू का मतलब होता है नया, तो ओल्ड का मतलब होता है पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 5वां, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, यानी यहाँ पर जो हमारे सेंटेंस दिए गए हैं इसके लिए आपको वन वर्ड यूज करना है। तो वन वर्ड हम यूज करते हैं। पहला सेंटेंस हमें क्या कह रहा है, अ पर्सन हु ट्रीट सिक पीपल, यानी एक जो व्यक्ति जो बीमार लोगों की दवाइयाँ करता है, उसकी ट्रीट करता है, इलाज करता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा डॉक्टर, ये स्पेलिंग किसकी है, डॉक्टर की। मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी लिखा गया है, तो DOCTOR डॉक्टर, है ना। उसके बाद में सेकेंड है हमारे अ पर्सन हु मेक्स और रिपेयर शू, यानी एक जो व्यक्ति होता है
वो या तो बनाता है या फिर रिपेयर करता है किसको, शूज को, यानी जूतों को, तो उससे हम बोलते हैं शूज मेकर या बूट मेकर। तो यहाँ पर एस लिखा गया तो हमें शूज मेकर लिखना पड़ेगा, तो एस लिखा गया है हमारे, तो एस के बाद में लिखेंगे ओ HHOE शू मेकर। यहाँ पर पूरी स्पेलिंग मैं दोबारा लिख देता हूँ, शू मेकर MEKER शू मेकर, ठीक है ना। आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ HHOE शू मेकर MEKER शू मेकर, यानी जूते बनाने वाला। उसके बाद के क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 6, चौथे क्वेश्चन का। राइट द प्लूरल, प्लूरल आपको देना है, प्लूरल का मतलब बहुवचन होता है। सिंगुलर दिया हुआ है तो प्लूरल लिखना पड़ेगा, एग्जाम में आपके यदि प्लूरल दिया गया है तो आपको सिंगुलर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें प्लूरल के लिए कह रहा है तो प्लूरल देंगे। इसके कुछ रूल्स होते हैं, जो हमारा एक अन्य यूट्यूब चैनल है, जिस चैनल की लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करूँगा। आप वहाँ जाकर इंग्लिश ग्रामर, अपनी मैथ, साइंस, इन सभी को शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हो, समझ सकते हो। वहाँ पर आपको कुछ भी रटाया नहीं जाता है, केवल समझाया जाता है। और जल्दी से जल्दी वहाँ चैनल को उस चैनल को सब्सक्राइब करो, और ताकि हम उस चैनल के माध्यम से आपकी क्लासों को लाइव लेंगे। और वो पर्सनली क्लास 6 और 7 के लिए डिज़ाइन किया गया चैनल है। तो यहाँ पर हमारे प्लूरल लेना है लीफ, तो इसका प्लूरल हो जाएगा हमारे लीव्स LEAVES। यहाँ पर हमने एफ को हटाकर VES लगाया है, क्योंकि आपको रूल याद होना चाहिए कि जिस नाउन के अंत में एफ या FE है तो एफ या FE को हटाकर हम VES लगाते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर है हमारे स्टोरी, तो इसका हो जाएगा आपके स्टोरीज STORIES। यहाँ पर हमने वाई को हटाकर IES लगाया, क्यों, क्योंकि यदि वाई और वाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट, जो आर हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट होता है, तो वाई को उड़ा के वहाँ पर IES लगाते तब वो प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। और यदि अंत में वाई आता है किसी भी नाउन के, और उस अंत में वाई आता है और वाई से जस्ट पहले कोई वॉवेल आ जाता है ना, तो ओनली फॉर एस लगा देते हैं। जैसे मान लो कि बॉय, BOY बॉय, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, BOYS ओनली फॉर लगेगा। उसके बाद में चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका होता है चिल्ड्रन, CHILDREN। बॉक्स, तो बॉक्स का हो जाएगा आपके बॉक्सेज, BOXES। क्यों, क्योंकि जिस नाउन के अंत में एक्स होता है तो उसके पीछे ES लगाने से वो प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। कमेंट करके आपको मुझे बताना है ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, क्योंकि इसमें ये ES वाला रूल नहीं लगता है, जो आपको याद होना चाहिए। है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं अगले किसी वीडियो में आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। और जो सबसे पहले राइट करेगा, ऑक्स का राइट प्लूरल देगा, उसके कमेंट को मैं पिनअप कर दूंगा ताकि बाकी वाले बच्चे देख सकें। तो सेक्शन अब हम थर्ड को यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे, जहाँ हमारे लिटरेचर शॉर्ट आंसर हैं, हमारी बुक के अंदर से क्वेश्चन किए गए हैं, उस बुक के क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है, इसमें से आपको सभी के सभी क्वेश्चनों को हल करना है, 3 क्वेश्चनों को हल करना है, नहीं पर 6 क्वेश्चन है, जिनमें से प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3-3 अंक का रहने वाला है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द किंग वांट टू नो द राइट टाइम टू बिगन एवरीथिंग, यानी ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है। आपको बच्चों ये बताना है कि जो राजा हैं वो किसी भी कार्य को सही समय पर करना क्यों सीखना चाहता था, कोई भी कार्य को वो सही समय पर शुरुआत करना क्यों चाहता था, है ना। तो इसका रीजन क्या था, द किंग बिलीव, यानी राजा विश्वास करता था, दैट इफ ही न्यू द राइट टाइम टू बिगन एवरीथिंग ही वुड नेवर फेल इन हिज लाइफ, यानी किसी भी कार्य को किस समय, उसको सही समय पर शुरुआत करने के लिए हमें पता लग जाए किसी भी कार्य की शुरुआत कब करनी चाहिए, यदि इस बात को हम पहले से भाप लेते हैं, पहले से समझ लेते हैं, तो वो व्यक्ति कभी भी अपने लाइफ के अंदर फेल नहीं होने वाला, असफल होने वाला नहीं होता है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, वाई वाज द टॉकिंग फैन मेकिंग अ नॉइज, यानी जो टॉकिंग फैन था, बातें करने वाला जो पंखा था, टॉकिंग फैन था, वो आवाज़ क्यों कर रहा था, शोर क्यों कर रहा था। तो इसका कारण ये था कि उसके जो बैरिंग था उसके अंदर ग्रीस नहीं था। तो इसका आंसर लिखेंगे, द टॉकिंग फैन वॉज मेकिंग नॉइज बिकॉज हीज मोटर नीडेड सम ऑयल्स, यानी उसकी मोटर के अंदर कुछ ऑयल की आवश्यकता थी, यदि वो ऑयल डाल देते तो फिर वो शोर करना बंद कर देता। उसके बाद में हाँ विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, हु वॉज मिस्टर गेस्लर एंड वॉट वाज हिज कंप्लेंट एजेंट बिग फिल्म्स,
यानी जो मिस्टर गैसलर है वो कौन था और उसकी बिग फिल्म्स वाले जो लोग थे उनके खिलाफ क्या कंप्लेंट थी। तो मिस्टर गैसलर वाज अ बुक मेकर यानी बूट मेकर, सॉरी, ठीक है ना, गलती हो गई। मिस्टर गैसलर वाज अ बूट मेकर, जिसे हम शू मेकर भी कहते हैं, यानी वो एक जूते बनाने वाला था। हीज कंप्लेंट वाज द बिग फिल्म्स गेट बिजनेस बाय एडवर्टाइजमेंट, यानी जो बड़ी कंपनियां वाले जो लोग होते हैं वो केवल और केवल एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस करते हैं, नॉट बाय द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, उसके काम के अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं होती है, ये उसकी शिकायत थी। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द डेड ट्राई टू क्लीन द ट्री। बहुत ही मजाकिया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जब पिताजी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उसके साथ में क्या हुआ था। तो आप सब जानते ही हैं, है ना, बहुत अच्छा अध्याय था। तो व्हेन डैड ट्राई टू क्लीन द ट्री ही फॉल सेवरल टाइम्स, यानी जब भी वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते थे तो अक्सर गिर जाते थे, है ना। जो बिल्ली है वो उस पेड़ के ऊपर फंसी हुई थी। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, वाई इज द गार्डन स्नेक नॉट डेंजरस, यानी जो गार्डन स्नेक यानी बगीचे का जो सांप होता है वो डेंजरस नहीं होता है, क्यों। तो द गार्डन स्नेक इज नॉट डेंजरस बिकॉज इट इज अ हार्मलेस स्नेक दैट ओनली इट्स इंसर्ट फॉर इट्स फूड, यानी वह केवल और केवल जो घास फूस वगैरह हैं ऐसे कुछ खाता है, लेकिन वो हम व्यक्तियों के लिए हार्मफुल्स नहीं होता है, मतलब उसके अंदर जहर नहीं होता है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है, पोइम के अनुसार विद्यार्थियों, रियल में कभी भी गार्डन के अंदर कोई स्नेक मिले तो उसको पकड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो आपको बाइट कर लेगा, डेंजरस भी होते हैं। यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द हिल्सा फिश चैलेंज गिव टू गोपाल। यहाँ पर आपको गोपाल एंड हिल्सा फिश वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है, आपको वर्णन करना है कि गोपाल ने उस गोपाल को हिल्सा फिश का क्या चैलेंज मिला था। तो इसका आंसर हम करेंगे, द किंग चैलेंज्ड गोपाल टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, यानी राजा ने गोपाल को चैलेंज किया था कि वो एक बहुत बड़ी हिल्सा फिश लेके आए एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग हिम अ सिग्नल वर्ड अबाउट द फिश, और कोई उसके बारे में वर्ड नहीं कहेगा, है ना। तो ये इस प्रकार से था। उसके बाद में हमारा सेक्शन जो फोर्थ है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग से रिलेटेड है, जहाँ पर आपके 15 अंक का है, 2 क्वेश्चन इसके अंदर है। पहला क्वेश्चन है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 2 days लीव बिकॉज यू आर इल। मान लो कि आप बीमार हो और आपको 2 दिन का अवकाश चाहिए, इसी कारण से आपको अपने प्रिंसिपल सर को एक एप्लीकेशन देना। तो इम्पोर्टेंट है, मैंने इसके ऊपर अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ जाकर उसको चेक कर लेना, हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सबके नीचे वाली प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगी, मोस्ट स्टोरी एप्लीकेशन वगैरह सब। और या तो आपको एप्लीकेशन विद्यार्थियों लिखना पड़ेगा या फिर आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा। तो लेटर यहाँ पर दिया गया है कि योर फ्रेंड इन्वाइटेड हिम या फिर हर टू योर एल्डर सिस्टर वेडिंग, यानी आपकी बड़ी बहन की शादी में आपको अपने दोस्त को बुलाने के लिए आपको एक लेटर लिखना है। तो सिंपल है, याद कर लेना हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। उसके बाद में राइट अ स्टोरी ऑन द थ्रस्टी क्रो एंड सॉरी द थ्रस्टी क्रो, यानी एक प्यासा कौआ वाली आपको स्टोरी है वो याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, 1-2 बार पढ़ोगे याद आ जाएगी और समझ में भी आ जाएगी। उसके बाद में राइट अ पैराग्राफ ऑन माय फेवरेट टीचर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, माय फेवरेट टीचर या आवर हेडमास्टर या आवर स्कूल या माय स्कूल या फिर माय बेस्ट फ्रेंड। तो इस प्रकार से ये जो पैराग्राफ होते हैं, ऐसे होते हैं, लेख होते हैं, निबंध होते हैं, वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको याद कर लेना सही ढंग से। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों ये आपके लिए जो प्रैक्टिस पेपर था हमारा बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, और यदि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो एक बार कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें, और ये भी कमेंट में लिखें कि आपने हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। धन्यवाद।